हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम भूगोल की जो श्रृंखला चल रहा था उसको शुरुआत करते हुए आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे भारत के पश्चिमी तट के बारे में, भारत के पूर्वी तट के बारे में। इसके अलावा जो पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम लोग द्वीपीय समूह के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इतने लेक्चर को हम इतने टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। आप लगातार बने रहें। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये जो सेशन चल रहा है बहुत ही लाभदायक होगा आप लोगों के लिए, और आपकी तैयारी में आपका चार चांद लगाने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए मैं आज के इस लेक्चर को शुरुआत करता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल GK हवाई रामविलास सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आप जरूर आप वीडियो जब तक देखते हैं उसके बाद में कमेंट भी अवश्य करें, ताकि आपके कमेंट से हमें मनोबल मिल सके और आगे मैं वीडियो लगातार बना सकूं। ठीक है, आइए मैं यहाँ से गायब हो जाता हूं और आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर जब लेकर आऊँगा तो उसमें मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो भारत के पश्चिमी तट, आप हमारे जो इंडिया है दोस्तों, इंडिया के जो एरिया है ये पूर्वी भाग हो जाएगा और ये पश्चिमी भाग होगा, है ना। और ये तटीय क्षेत्र है, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र, ये पूर्वी तटीय क्षेत्र। इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे कि कौन से तट को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, मालाबार तट क्या है, कोरोमंडल तट क्या है। आइए शुरुआत करते हैं। तो कहता है भारत के पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है दोस्तों? तो एक भाग का नाम है दोस्तों कोंकण तट, फिर है कन्नड़ तट या तो इसी को केनरा तट कहते हैं, और फिर है मालाबार तट। आइए इसको हम लोग फिगर के माध्यम से पहचानने का प्रयास करते हैं कि कोंकण तट क्या है, कन्नड़ तट क्या है या केनरा तट क्या है, मालाबार तट किसे कहते हैं। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन दोस्तों इसी से पूछ दिया जाता है कि मालाबार तट किस तट का हिस्सा है, पश्चिमी तट का हिस्सा है या फिर पूर्वी तट का हिस्सा है। तो ये जो दोस्तों मालाबार तट है ये पश्चिमी तट का हिस्सा है, कन्नड़ तट पश्चिमी तट का हिस्सा है, या इसी को कोंकण तट भी कह देते हैं, है ना। काठियावाड़ी तट भी है। ठीक है, ये सब आप ध्यान में रखेंगे। ये देखते हैं हम लोग फिगर के माध्यम से। यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज यहाँ मेंशन नहीं किया गया, फिगर में किया गया, जो फिगर में नहीं है वो लिखा गया है। ठीक है, ये जो गुजरात वाला एरिया है दोस्तों, गुजरात का जो कोस्ट दिख रहा है आप लोगों को, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो पार्ट दिख रहा है दोस्तों, ये पार्ट है काठियावाड़ी तट, है ना, काठियावाड़ी तट का मैदान। फिर आप अगर देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, गुजरात से गोवा तक का जो क्षेत्र है ये गुजरात की एरिया है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर लगभग आपको मिल जाएगा ये इस एरिया तक में। तो गुजरात से गोवा तक के जो एरिया है दोस्तों, इसको कोंकण तट के नाम से जानते हैं। किस तट के नाम से जानते हैं दोस्तों? कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? तो गुजरात से गोवा के तट को कोंकण तट कहते हैं, जबकि गुजरात वाले इस एरिया को क्या किस तट के नाम से जानते हैं दोस्तों? ये काठियावाड़ी तट है। ठीक है, फिर गोवा से अगर मंगलुरु की बात करें दोस्तों, मंगलुरु कहाँ तक है दोस्तों? मंगलुरु आपका बंगलुरु में एक जगह है ना, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसे मैं दूसरे कलर से ये बनाने का प्रयास करता हूँ। तो ये जो गोवा है दोस्तों, गोवा से मंगलुरु तक के जो बीच के तट है दोस्तों, इस तट को कहा जाता है, ये फिर से मैं इसे दूसरे कलर से करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, ये जो तट दिख रहा है दोस्तों, इस तट का नाम है आपका कन्नड़ तट या तो इसी को केनरा तट कहते हैं। ठीक है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? गुजरात से गोवा के तट को, गुजरात से गोवा के तट को कहते हैं हम लोग कोंकण तट, गुजरात वाले तट को कहते हैं हम लोग काठियावाड़ी तट। फिर आपका गोवा से लेकर के मंगलुरु के तट तक के एरिया को कहते हैं हम लोग दोस्तों आपका कन्नड़ या तो केनरा तट कहते हैं। फिर मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक में, कन्याकुमारी कहाँ है दोस्तों? कन्याकुमारी आपका ये तमिलनाडु के हिस्से हैं दोस्तों। ये कन्याकुमारी तक के हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? इस तट को कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है, इस तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट। ये पश्चिमी तट कितने भाग में देखा आपने? 4 भागों में देखा। सर आपने 3 ही लिखा, कोई बात नहीं, 3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिगर में हम 4 दर्शाए हैं। कौन कौन सा है दोस्तों? ये है आपका पहला गुजरात के तट को क्या कहते हैं दोस्तों? काठियावाड़ी तट। दूसरा आपका गुजरात से लेकर के गोवा के तट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो कोंकण तट। फिर गोवा से लेकर के मंगलुरु के तट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको कहते हैं हम लोग आपका कन्नड़ तट या तो केनरा तट। ठीक है, इसे कोंकण था, ये कन्नड़ तट है। अब फिर आपका मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी के तट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मालाबार तट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वाला तट पूछा जाता है कि ये जो मालाबार तट है दोस्तों, यहाँ पर केरल राज्य स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है दोस्तों कि केरल के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इस फिगर के माध्यम से ये समझ गए होंगे। फिर हम लोग आगे पश्चिमी तट देखेंगे, फिर इस मैप की ओर हम अग्रसर होंगे। अभी इस मैप को यहीं पर छोड़ते हैं। अब हम लोग पश्चिमी तट में ही कुछ प्रमुख बंदरगाह है उसके बारे में चर्चा करते हैं। किस तट की बात कर रहे हैं दोस्तों? यही ये जो अभी हमने चर्चा किया था, काठियावाड़ी तट,
आपका कोंकण तट, फिर कन्नड़ तट, फिर आपका मालाबार तट। ठीक है, ये जो तट है दोस्तों पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट में कई बंदरगाह है। ठीक है, उस बंदरगाह के बारे में चर्चा करते हैं, प्रमुख प्रमुख कौन सा बंदरगाह है। तो सबसे पहले दोस्तों है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। इसे भी मैं अभी मानचित्र के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करता हूँ और आपको याद रखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मुंबई बंदरगाह तो हर किसी को याद रहेगा, महाराष्ट्र में है। मार्मागोह बंदरगाह गोवा में स्थित है ना, मार्मागोह या तो मार्मो गोवा भी कहा देता है। मंगलुरु बंदरगाह आपको बताए थे कर्नाटक में ही दोस्तों, है ना, मंगलुरु ये कर्नाटक में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह केरल में है। नहावा सोवा आपका महाराष्ट्र में है। ये सब दोस्तों आपका पश्चिमी तट का बंदरगाह है। भारत के 13 बड़े बड़े बंदरगाह है दोस्तों, उसको हम लोग मानचित्र के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अभी तक में हमने ये काठियावाड़ी तट को देखा, कोंकण तट को देखा, कन्नड़ तट को देखा, फिर मालाबार तट को देखा। 4 तरह के तट को देखे थे। फिर हम कुछ बंदरगाह को देखे थे, जिसमें से कौन कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? तो बंदरगाह में हमने देखा था कांडला बंदरगाह। कहाँ है? तो गुजरात में। अगर लोकेशन वाला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है कि कौन सा राज्य का स्थिति कहाँ है, तो ज्योग्राफी भारत का भूगोल का प्लेलिस्ट बना हुआ दोस्तों, उसमें सबसे पहले वाले लेक्चर में ही भारत की स्थिति को बताया गया है कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। ये कांडला बंदरगाह दोस्तों गुजरात में स्थित है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है और नहावा सावा बंदरगाह भी महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र के 2 प्रमुख बंदरगाह है दोस्तों, कौन कौन सा बंदरगाह है? तो मुंबई और नहावा सावा बंदरगाह। फिर अगर हम बात करें दोस्तों मोर्मागोवा बंदरगाह, ये कहाँ है दोस्तों? तो मोर्मागोवा बंदरगाह गोवा में स्थित है। न्यू मंगलुरु बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? तो ये कर्नाटक में है, या मंगलुरु बंदरगाह भी कर्नाटक में है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों कोच्चि बंदरगाह या कोचिन बंदरगाह, ये आपका केरल राज्य में स्थित है। तो कितने बंदरगाह आपने इधर देखा? 1 2 3 4 5 6 बंदरगाह आपने पश्चिमी तट पर देखा। ध्यान रहे दोस्तों, अभी तक हम पूर्वी तट की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर फिर से यहाँ पर मेंशन भी कर दिया गया है दोस्तों कि वेस्टर्न कोस्ट बंदरगाह एवं राज्य कांडला गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, नहावा महाराष्ट्र में, मोर्मागोवा गोवा में, मंगलुरु या न्यू मंगलुरु दोनों कर्नाटक में, कोच्चिन आपका केरल में है। ये आपका पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब पूर्वी तट के बंदरगाह भी यहाँ पर दर्शाया गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ऐसे आपको पीडीएफ रूप में लिखित में वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो पूर्वी बंदरगाह को देख लेते हैं और पूर्वी तट को आगे चर्चा करेंगे। तो कौन कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? आपका ये नीचे से देखना चाहे तो आपको पता होगा, ये नीचे वाला एरिया आपका तमिलनाडु का एरिया है। तो यहाँ पर तुतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह, ये तीनों का तीनों बंदरगाह दोस्तों आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन कौन? आपका एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह और तुतीकोरिन बंदरगाह, ये सब कहाँ स्थित है दोस्तों? आपका चेन्नई राज्य में स्थित है। ठीक है, ये चेन्नई तमिलनाडु राज्य में स्थित है। एन्नोर, चेन्नई और तुतीकोरिन। ठीक है, एक विशाखापत्तनम बंदरगाह है दोस्तों, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। उड़ीसा में दोस्तों पारादीप बंदरगाह है और फिर कलकत्ता जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये इधर के कितने बंदरगाह हुए? पूर्वी भाग के बंदरगाह की बात करें दोस्तों तो 1 2 3 और 3 6 इधर भी है और 6 इधर भी है। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक बंदरगाह है दोस्तों, आपको 13 बड़े बंदरगाह है भारत में। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, जो कि कहाँ है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना दोस्तों। इसको कई तरह से पूछा जा सकता है। प्रश्न इस ढंग से पूछा जा सकता है, कोई भी बंदरगाह दे देगा, जैसे कह देगा अगर विशाखापत्तनम बंदरगाह कहाँ है, तब तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अगर इसे उल्टा करके पूछ दे, थोड़ा घुमाने का प्रयास करें दोस्तों, तो उसको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह किस ओर स्थित है? बंगाल की खाड़ी की ओर, अरब सागर की ओर, या हिंद महासागर की ओर, या फिर कोई और ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो वहां पर बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। राज्य भी पूछ सकता है, तट भी पूछ सकता है, आपका बंगाल की खाड़ी में है कि अरब सागर में, ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, कुछ अन्य जानकारी इस मैप में के माध्यम से देखने का प्रयास करें दोस्तों। तो क्या है, अरब सागर की कोच्चि कहा जाता है आपको कोच्चिन को, अरब सागर की रानी कोच्चिन को कहा जाता है। कांडला का नाम बदल दिया गया है और उसका कर दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, कंटेनराइज्ड बंदरगाह कौन सा दोस्तों? एन्नोर बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये जो आपका मानचित्र दिया गया है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए। आप इसे आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल GK बाय रामविलास सर से जुड़ सकते हैं, वहां पर सब चीज अवेलेबल किया गया है। अगला है दोस्तों कि सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आपको बताए थे मुंबई जो बंदरगाह है दोस्तों, ये हमारे जो पश्चिमी तट की बंदरगाह है, ये सालसेट द्वीप पर स्थित है और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह दोस्तों वैसे एरिया को कहा जाता है, देखिए ये बताना मैं भूल गया कि बंदरगाह वैसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर कि विदेश से, है ना, जहां पर कि विदेश से ये सामान आयात होती है या फिर भारत से निर्यात होती है। ठीक है, यानी कि जहां पर कि विदेश से सामान का आयात निर्यात होता है, वह समुद्री क्षेत्र जहां पर कि विदेशों से होने वाले वस्तुओं का आयात एवं निर्यात होती है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? बंदरगाह कहा जाता है। अब भारत के 13 बड़े बड़े बंदरगाह को अभी हमने देखने का प्रयास किया है। ठीक है, मालाबार तट की विशेषता के बारे में
चर्चा करते हैं। ठीक है, मालाबार तट कहाँ है दोस्तों? केरल के तट को क्या कहते हैं दोस्तों? मालाबार तट कहते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग धीरे धीरे पूर्वी की ओर बढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ विशेषताएं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मालाबार तट पर अनेक पश्च जल यानी कि बेक वाटर्स हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। ठीक है, मालाबार तट पर दोस्तों कहता है अनेक पश्च जल है, यानी कि पीछे की ओर कुछ जल है, जिसे किस नाम से जानते हैं स्थानीय भाषा में? कयाल के नाम से जानते हैं। इसका उपयोग क्या क्या है दोस्तों? जैसे कि समुद्री एरिया, इधर से अरब सागर है दोस्तों। अगर हम टूटी फूटी मैप में अगर देखना चाहें तो ये भारत के दक्षिण भारत के हिस्सा है दोस्तों। यहाँ पर ये केरल है, इसी को मालाबार तट कहते हैं। कहता है इसमें पश्च जल यानी बेक वाटर है, यानी कि कुछ जल क्या होता है कि तटीय भाग में एंट्री कर लेती है, और एंट्री करने के बाद में ये क्या होता है, एरिया बन जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर जाम हो जाता है, यानी कुछ जल यहाँ पर रह जाता है। उस एरिया को कयाल कहते हैं। इसका उपयोग मछली पकड़ने में लोग कहता है। स्थानीय लोग नौकायान करते हैं, और फिर पर्यटक स्थल के रूप में भी ये पाया जाता है। ठीक है, केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी है ना, बलम कल्ली यानी नौका दौड़ का आयोजन पुन्नमदा कयाल में किया जाता है। कयाल आपको बता दिए थे बेक वाटर है। ठीक है, तो पुन्नमदा कयाल में ट्रॉफी, ये नेहरू ट्रॉफी या नौका दौड़ का आयोजन कराया जाता है। अब हम लोग दोस्तों ये पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर लिया था। पूर्वी घाट के बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों, तो फिर से मैं एक बार ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो भाग अभी आपने देखा था, तो ये पश्चिमी घाट था। ठीक है, जहां की आपने देखा था ताप्ती नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक के एरिया को, ये में जो पर्वत श्रृंखला है उसे पश्चिमी घाट कहते थे, और ये सतत रूप से फैला हुआ है। जबकि इधर की एरिया की बात करें दोस्तों, तो ये सतत रूप से फैला हुआ नहीं है। यहाँ पर कई नदियां आती है, और इस नदियों को क्या करता है दोस्तों, अब ये नदियां पूर्वी घाट पहाड़ को अपरदित कर देती है, काट देती है, इसीलिए ये लगातार नहीं है। और ये पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट की ऊंचाई भी कम है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आइए चर्चा करते हैं। कहता है पूर्वी घाट उत्तर में महानदी उड़ीसा से दक्षिण में वैगई नदी तक लगभग 11 से 31 किलोमीटर तक फैला है। अगर हम देखने का प्रयास करें दोस्तों, ये भारत के मानचित्र, इसी में हम लोग देख लेते हैं पूर्वी घाट के बारे में। ठीक है, ऐसे फिर से वहां उस मानचित्र में जाना होगा। उड़ीसा के पास दोस्तों एक नदी बहती है महानदी। ठीक है, और फिर तमिलनाडु में एक नदी बहती है दोस्तों वैगई नदी। ठीक है, वैगई नदी तमिलनाडु में बहती है। यहाँ तब ये महानदी से लेकर के दक्षिण में वैगई नदी तक के विस्तार जो है 11 से 31 किलोमीटर के विस्तार में पूर्वी घाट फैला हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा गया है वैगई नदी। यहाँ से एक क्वेश्चन और याद हो गया दोस्तों कि वैगई नदी कहाँ बहती है, तो तमिलनाडु राज्य में बहती है। कहता है यह उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरता है। कौन कौन राज्य से होकर गुजरता है दोस्तों? तो उड़ीसा महानदी से शुरू होता है, फिर आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यहाँ तक आती है। यह पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा है। आपको शुरू में ही बता दिए थे पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा है, पूर्वी घाट कम ऊंचा है। इसके अंतर्गत क्या कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है दोस्तों? तो महेंद्रगिरी पहाड़ी आती है, नल मलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, ये सब पहाड़ी है। पश्चिम मलाई है, शिवराय की पहाड़ी है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, शायद हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, और टाइपिंग में भी, और मैं बोलने में भी शायद मिस्टेक हो गया, जिसमें कि हम पश्चिमी घाट में बता दिए थे कि शिवराय की पहाड़ी आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा है, लेकिन शिवराय की पहाड़ी दोस्तों पूर्वी घाट की हिस्सा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट का हिस्सा है। नलमलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा ये सब कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। पचमलाई और शिवराय की पहाड़ी ये तमिलनाडु में स्थित है, जो पूर्वी घाट का हिस्सा है। ठीक है, पूर्वी घाट दोस्तों सतत नहीं है, यानी कंटिन्यूअस रूप से ये फैला हुआ नहीं है। यह महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपरदित होती है। अपरदित है, अपरदित का मतलब ये काट देती है ना। महानदी जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब नदियां इसको अपरदित करती है। अपरदित करने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर जल का हमेशा टक्कर किसी भी ये ठोस पदार्थ से होगा तो वो काट के वो रास्ता बना ही देगा। आप सुने हो दोस्तों एक कहावत, बरदराज की एक कहानी है दोस्तों, करत करत अभ्यास हो तो जड़मत सुजान, रचरी आबत जात रहे सिल पर परत निशान। ये आप सुने होंगे। जो बरदराज था, बरदराज को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुआं को देखकर ही ये रस्सी का निशान जो लग गया था। ये कोमल चीज है, रस्सी होती है, और ये कठोर पदार्थ होता है ना। ये उसे ज्ञान की प्राप्ति बरदराज को नहीं होता था, और यही इसी चीज को देखा कि करत करत अभ्यास यानी कि रेगुलर सतत तरह रूप से अगर कोई भी कार्य करें तो वो सफल होती है ना। यहीं से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बरदराज को। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों जब जल किसी कठोर पर्वत पर लगातार टक्कर देते रहती है तो अपरदित कर देती है, काट देती है। इसीलिए पूर्वी घाट ये सतत रूप से नहीं है। ठीक है, इसकी निर्माण की बात करें दोस्तों, इसका निर्माण क्रिटेशियस काल में बलित पर्वत के रूप में हुई थी। ठीक है, भूसन्नति के आधार पर हुआ था। आपको बार बार बता रहे दोस्तों ब्लॉक पर्वत क्या होता है, बलित पर्वत क्या होता है, ये सब की जानकारी हम लोग पर्वत चैप्टर जब स्पेशल पढ़ेंगे हम लोग विश्व भूगोल के दौरान, वहां चर्चा करेंगे।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अरावली पर्वत के बारे में आपको बताया दोस्तों कि ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत में है और ये प्री कैम्ब्रियन काल का बना हुआ था, लेकिन ये क्रीटेशियस काल में बना हुआ है। ये वलित का मतलब नवीनतम पर्वत का उदाहरण है। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी की बात करें तो दोस्तों सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा की चोटी है जो 1690 मीटर है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित है। दूसरी ऊंची चोटी अरमाकोंडा की चोटी है जो 1680 मीटर है, ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये जिंदागढ़ ध्यान रखेंगे। तीसरी ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है जो ओडिशा में स्थित है, 1501 मीटर है। कुछ स्रोत में महेंद्रगिरी को ही सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। कहता है तमिलनाडु की जवाड़ी पहाड़ियों की दक्षिण पूर्वी ढलान पर चंदन के जंगल पाए जाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों कि चंदन के जंगल किस पहाड़ी पर पाया जाता है, तो दक्षिण ये जवाड़ी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। कावेरी एवं पेन्नार नदी के बीच में स्थित है। पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों वाले क्षेत्र में दुर्लभ पक्षी एक पाया जाता है दोस्तों, जिसका नाम है जेडन कॉर्सस। क्या नाम है दोस्तों? जेडन कॉर्सस। इसे आप ध्यान रखेंगे। पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों में कौन सी एक दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं दोस्तों? जेडन कॉर्सस पाए जाते हैं, जो आंध्र प्रदेश के एरिया में पाए जाते हैं। पूर्वी घाट में दोस्तों कोयले की खदानें अधिक मिलती है। जवाड़ी और सेवराय पहाड़ियों के आगे पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में विलीन हो जाती है। पूर्वी घाट किसमें विलीन हो जाती है दोस्तों? पश्चिमी घाट में विलीन हो जाती है। और जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन होता है वहीं पर एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला दोस्तों नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं भारत का पूर्वी समुद्री तट के बारे में। पूर्वी तटीय भाग के बारे में चर्चा करते हैं। अभी तक हमने पश्चिमी तटीय भाग को देखा था दोस्तों कि काठियावाड़ी तट था, आपका कोंकण तट था, केंद्रा का तट था, मलाबार तट था। 4 तट देखे थे हम लोग पश्चिमी भाग में। अब हम लोग पूर्वी भाग में देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों कौन कौन सा तट पाया जाता है। तो पूर्वी भाग में दोस्तों एक होगा आपका कोरोमंडल तट, फिर देखेंगे हम लोग गोलकुंडा का तट, फिर देखेंगे उत्तरी सरकार का तट। ठीक है, ये 3 तरह के तट देखेंगे। इसी में हम लोग अगर देखने का प्रयास करें दोस्तों तो कन्याकुमारी से कृष्णा की डेल्टा तक, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक कौन सा तट है दोस्तों? कोरोमंडल तट है। तो कन्याकुमारी की बात करें दोस्तों तो ये दक्षिणतम हिस्सा कन्याकुमारी होती है और यहाँ पर मान लीजिए कृष्णा नदी बह रही है, तो इसके एरिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कोरोमंडल तट कहा जाता है ना। यानी कि ये जो भाग दिख रहा है यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है। यहाँ पर कौन सा राज्य है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तमिलनाडु के राज्य को किस तट के नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल के तट के। जबकि इधर बात की थी दोस्तों केरल के तट को क्या कहते थे दोस्तों? मालाबार तट कहा जाता था। ठीक है, फिर अगर हम बात करें दोस्तों कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक के क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? गोलकुंडा तट कहते हैं। ठीक है, कृष्णा से लेकर के गोदावरी के एरिया को क्या कहते हैं दोस्तों? तो गोलकुंडा तट कहते हैं। कौन सा तट कहते हैं दोस्तों? तो ये गोलकुंडा तट हो जाएगा। इधर की बात करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों दूसरे कलर से मैं यूज कर लेता हूँ, ये वाला तट आपका कोरोमंडल तट। फिर कृष्णा से लेकर के गोदावरी के तट को क्या कहेंगे दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ये गोलकुंडा तट। फिर अगर हम बात करें दोस्तों गोदावरी डेल्टा से लेकर के उत्तरी तटीय भाग तक, ये हो जाएगा उत्तरी सरकार तट, नॉर्थ सरकार तट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो उत्तरी सरकार तट, ये मैं उत्तरी ही कर देता हूँ, इसको इंग्लिश करेंगे तो थोड़ा अनर्थ हो सकता है। ठीक है, ये कोरोमंडल तट, गोलकुंडा का तट, फिर आ जाएगा आपका उत्तरी सरकार तट। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों इधर के 4 तट को आपने याद कर लिया। गुजरात के तट को काठियावाड़ी तट कहते हैं, फिर आपका कोंकण तट आ जाएगा, फिर आपका कन्नड़ तट या केंद्र तट, और फिर मालाबार तट आपने देखा। फिर इधर की अगर पूर्वी भाग की बात करें दोस्तों कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा के डेल्टा तक में आपका कोरोमंडल तट, और फिर कृष्णा से गोदावरी तक में गोलकुंडा तट, और फिर आपका गोलकुंडा ये गोदावरी से लेकर के उत्तरी तटीय भाग में उत्तरी सरकार तट कहा जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह को हमने अभी मैप में देखने का प्रयास किया था दोस्तों। यहाँ पर फिर मैं मैप को अरेंज कर देता हूँ। अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपने देखा था कौन कौन सा बंदरगाह था दोस्तों, तो ये सबसे नीचे आपका तूतीकोरिन बंदरगाह था, तूतीकोरिन बंदरगाह, फिर आपका आ जाएगा चेन्नई बंदरगाह, फिर इंदौर बंदरगाह। ये 3 बंदरगाह आपका कहाँ था दोस्तों? ये आपका तमिलनाडु में था। कहाँ था दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित था। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश में था दोस्तों विशाखापत्तनम बंदरगाह, फिर उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, फिर यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह था। ठीक है, ये जो 6 बंदरगाह, आइए यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। पारादीप कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, चेन्नई तमिलनाडु में है, तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में, इंदौर भी तमिलनाडु में है। ठीक है, अगर आप लोगों ने मैप वाला नहीं देखा तो फिर से एक बार जाकर देख सकते हैं दोस्तों। अब कुछ हम लोग फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं और आज ही इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे। विशाखापत्तनम बंदरगाह दोस्तों कहता है ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, एक पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है जिसका नाम है दोस्तों डॉल्फिन नोज। और विशाखापत्तनम बंदरगाह के बारे में और तथ्य जान लीजिए दोस्तों कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह आपका विशाखापत्तनम बंदरगाह ही है, जो कि कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में स्थित है।
अब हम लोग कुछ पूर्वी तटीय भाग पर कुछ लैगून झील के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून झील। अब लैगून क्या होता है दोस्तों, तो पहले लैगून के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि लैगून क्या होता है। ठीक है, लैगून क्या है, कहता है समुद्र क्षेत्र में तटीय भाग का पानी स्थल भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध बन जाने पर जल का भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलराशि को क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं। हम समझ रहे हैं कि आपने अभी तक नहीं समझा ये लिखावट को। आइए हम इस मैप के माध्यम से, इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा दक्षिणी भारत है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों ये अरब सागर है। ये कौन सा है खाड़ी दोस्तों, ये कौन सा है समुद्र है, अरब सागर। इधर की बात करें दोस्तों तो इधर आपका है बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी। अगर हम बात करें दोस्तों, ये जैसे ये अरब सागर है, कहता है ये समुद्री तट है और ये तटीय भाग है। ये केरल के भाग की बात कर ले तो कहता है इसका कुछ जल क्या होता है कि स्थलीय भाग में चला आता है, और जब स्थलीय भाग में चला आता है तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर स्थलीय भाग में जाने के बाद यहाँ पर ये जो ब्लैक जैसा डॉट दिखा रहे दोस्तों, इससे बालू का अवरुद्ध बन जाता है। तो यहाँ पर जो बालू का अवरुद्ध बन जाने के बाद जो बीच के एरिया है दोस्तों, जो बीच के एरिया है ये वाला पार्ट, यहाँ पर जल राशि जमा हो जाता है। ऐसे ही जल राशि को क्या कहते हैं दोस्तों, लैगून कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, लैगून कहते हैं। इसे आप ध्यान रखेंगे। तो उसी तरह से लैगून की बात करें दोस्तों, तो लैगून में देखेंगे कि पुलिकट जो है दोस्तों, पुलिकट झील एक लैगून झील का उदाहरण है, जो कहाँ स्थित है दोस्तों, चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, चेन्नई में स्थित है पुलिकट झील। फिर चिल्का झील की बात करें दोस्तों, तो ये उड़ीसा में स्थित है। चिल्का झील भी एक किस प्रकार का झील का उदाहरण दोस्तों, तो लैगून झील का उदाहरण है, और ये कहाँ है, उड़ीसा में है। कोलेरू झील दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील कहाँ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में स्थित है, और ये भी चिल्का झील का ही, ये लैगून झील का ही उदाहरण है। इसे आप ध्यान रखेंगे। लैगून को आपने समझ लिया। अब हम लोग ये आखिरी टॉपिक पढ़े दोस्तों, भारत में द्वीप समूह के बारे में। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, ये दो द्वीप समूह हमारे देश में, ये देश के अधीन प्रमुख रूप से दोस्तों जो यूनियन टेरिटरी भी है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों मरकत द्वीप पर स्थित है। ठीक है, मरकत द्वीप भी इसे कहा जाता है। आइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज जानते हैं। सबसे पहले तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्थिति पूछा जाता है दोस्तों कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगर बंगाल की खाड़ी की बात करें तो भारत की जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर आपका ये यहाँ पर इस तरह से अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है, और यहाँ पर आपका लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है। तो अब बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है दोस्तों। लगभग 247 छोटे छोटे द्वीप यहाँ पर है। कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, निकोबार में सिर्फ दोस्तों 19 द्वीप है। निकोबार में 19 द्वीप है, बाकी जितने भी द्वीप है दोस्तों ये अंडमान में स्थित है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे पर्वत शिखर है। ये जो द्वीप का निर्माण हुआ है दोस्तों, कहता है कि यहाँ से ये हिमालय का ही पार्ट कहा जाता है कि ये जो पूर्वोत्तर भाग है यहीं से ये टूट कर यहाँ पर गिर गया और ये डूब गया था। ठीक है, ये समुद्र में डूबे हुए पर्वत शिखर है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसकी सबसे उत्तरी द्वीप की बात करें दोस्तों तो लैंडफॉल द्वीप है ना, लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार समूह के सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है दोस्तों, ये लैंडफॉल द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। कोको जलमार्ग को कहाँ से अलग करता है दोस्तों, तो म्यांमार के ये कोको द्वीप से अलग करता है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर का शायद अब नाम चेंज करके विजयपुरम कर दिया गया है। इसे आप थोड़ा सा करंट के रूप में देख सकते हैं। और ये जो पोर्ट ब्लेयर है दोस्तों, ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है दोस्तों, तो मैंग्रोव वन है, सदाबहार वन है, पर्णपाती वन है, ये सब वन पाए जाते हैं। ये सब वन क्या होता है, इस सबकी चर्चा हम लोग आगे क्लास में कभी करेंगे। अब एक तथ्य है दोस्तों गंगा सागर से संबंधित, कहता हुगली के निकट लगभग 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप जिसे गंगा सागर कहते हैं, यहाँ पर न्यू मोर द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये हुगली क्या है, तो हुगली के बारे में हम लोग अगले जो नदी वाले लेक्चर है दोस्तों वहां पर चर्चा करेंगे हुगली द्वीप के बारे में। ये हुगली नदी के बारे में, हुगली नदी दोस्तों आपका गंगा नदी का ही एक बिछड़ा हुआ पार्ट है जो पश्चिम बंगाल में अलग हो जाता है। ठीक है, तो हुगली नदी के निकट है 20 किलोमीटर लंबा एक सागर द्वीप है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, गंगा सागर कहते हैं। यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण किया गया न्यू मोर द्वीप, इसे आप ध्यान रखेंगे। कुछ अन्य फैक्ट है दोस्तों, अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप, ये तो चर्चा कर ही लिए थे। यहाँ पर एक कारी जनजाति पाए जाते हैं, कई प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में हम लोग जब जनजाति टॉपिक पढ़ेंगे भारत का जनजाति, वहां पर चर्चा करेंगे। सुंदरवन में दोस्तों मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, है ना, और ये कहाँ पाया जाता है, सुंदरवन गंगा का डेल्टा में। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों, माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है ना। ये क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है दोस्तों, तो माजुली द्वीप है जो असम में स्थित है। किस नदी द्वारा निर्मित होती है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित होती है।
अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? तो उत्तरी अंडमान है, ये सैडल पीक है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है दोस्तों? सैडल पीक है, जो 738 मीटर की है और ये कहाँ है दोस्तों? उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर सबको याद नहीं रखना है, बस ध्यान रख लीजिए। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है, 738 मीटर है, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट थुलियर है, माउंट डियोवाली है, माउंट कोयोबो है, माउंट हैरियट है, ये सब नाम ध्यान रखिए, सबका ऊंचाई याद रखने की जरूरत नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा पत्तन या बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसके बारे में भी चर्चा कर लिए हैं, बस आप ध्यान लेकर रख लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। नेल्लोर के निकट दोस्तों श्रीहरिकोटा, ये प्रवाल निर्मित द्वीप है, ठीक है। हरिकोटा जो दोस्तों प्रवाल निर्मित द्वीप है। इसके अलावा दोस्तों आप इधर पढ़ेंगे लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप भी आपका प्रवाल निर्मित द्वीप है, ठीक है। ये मूंगा चट्टान से ये निर्माण होता है दोस्तों, आगे चर्चा करेंगे हम लोग। पुलिकट झील कहाँ है दोस्तों? तो पुलिकट झील आपका तमिलनाडु के पास है। इसी द्वीप द्वारा समुद्र से अलग किया जाता है। कौन? ये श्रीहरिकोटा द्वीप। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र भी है श्रीहरिकोटा में। तो दोस्तों इस प्रकार से ये लेक्चर यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप की राजधानी आपका कवा रहती है। लक्षद्वीप की राजधानी कवा रहती है और ये किस द्वीप, किस चीज से निर्माण किया गया, निर्माण है दोस्तों? तो प्रवाल द्वीप है, ये है ना, प्रवाल भित्ति द्वीप है, प्रवाल भित्ति द्वीप है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका भारत का भौतिक स्वरूप जो है दोस्तों ये समाप्त हो जाती है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है दोस्तों तो हमारे यूट्यूब चैनल जी के बाय रामविलास सर, इसे आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।